नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इथेनॉल सम्मिश्रण और बिहार इथेनॉल हब के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या महत्व है उसको भी जानेंगे और इसको सफलतापूर्वक जो लक्ष्य रखा गया है उसकी प्राप्ति के हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिहार को इसके उत्पादन से क्या लाभ मिल सकता है, बिहार में इसके लिए क्या अनुकूल दशाएं हैं और इसकी चुनौतियों के बारे में भी जानेंगे। कल दोस्तों देखिए एक जातिगत जनगणना वाली वीडियो था, उसमें जो है साउंड पता नहीं क्या हुआ था कि गायब हो गया था। बहुत दुख हुआ क्योंकि बहुत मेहनत से जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपको फ़ैन बंद करके रिकॉर्ड करिए, नहीं तो उसमें नॉइज़ आएगा। आप समझ रहे हैं कि मुश्किल से रिकॉर्ड करते हैं, फिर जब ऐसा होता है तो बहुत दुख लगता है। खैर माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए और 2 मिनट तो समय निकाल के ज़रूर शेयर करिए ही करिए। तो जानेंगे इसके बारे में। कहता है कि इथेनॉल जो है ये 90% शुद्ध इसका जो रूप होता है उसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिला करके न्यूनतम कीमत पर कम लागत वाला ईंधन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आजकल जो ये ट्रेंडिंग में है कि इथेनॉल का अप्रॉक्स 90% यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में मिला देते हैं। उससे हमें जो है जो पेट्रोल की लागत होती है हमारी वो कम हो जाती है और जो ईंधन मिलता है वो अच्छा ईंधन मिलता है। आप कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिलता है, मतलब कम प्रदूषण होता है। कहता है चूँकि इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है जो दहन को बेहतर और वाहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है या कम करेगा। जब ऐसे ईंधन का हम लोग यूज करेंगे 90% शुद्ध अल्कोहल वाले का पेट्रोल के साथ मिला करके जो प्रयोग करेंगे ईंधन, वह क्या होगा, तो वह है वाहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें होता है हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करता है कि दहन को बेहतर बना देता है। कहता है इसके अलावा यह गन्ने के उद्योग में होने वाले नुकसान को भी कम करने के साथ साथ भारत में तेल आयात का बोझ भी कम करेगा। गन्ने का जो नुकसान हो जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियां गन्ने में हो जाती है, या किसानों को उचित मूल्य पर जो उनका दाम नहीं मिलता है, या प्राकृतिक कारणों से आप समझ सकते हैं बाढ़ आ जाए तो उसमें फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसानों के पास जो है रखने के लिए पर्याप्त जगह या संसाधन नहीं होता है, तो ऐसे में उनका जो है एक बार में समुचित रूप से माल जो है कंपनियां उठा लेगी और फिर जो है इथेनॉल के उत्पादन में इसका यूज करेगी। और इससे क्या होगा कि जब अच्छे या इसका रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा तो तेल का आयात का बोझ भी जो है कम हो जाएगा। आगे कहता है कि सरकार ने 2022 तक 10% तथा 2025 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। सम्मिश्रण इसमें जो है, और इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि पहला बिहार जो है जिसने कि इसको करने के लिए बीड़ा उठाया है। बात करेंगे एथेनॉल सम्मिश्रण का क्या महत्व है। तो देखिए ये क्या कहता है कि एथेनॉल सम्मिश्रण के माध्यम से डॉलर के बहिर्वाह को कम किया जा सकता है। क्योंकि जब तेल पर जो है निर्भरता कम होगी, जो बाहर से जो तेल आते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा जो है डॉलर का बहिर्वाह ये कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि तेल पर निर्भरता कम कर सकता है इथेनॉल सम्मिश्रण। कहता है इथेनॉल सम्मिश्रण किसानों की आय को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि भारत 2022 तक अपनी इथेनॉल सम्मिश्रण परियोजना के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। इसका सम्मिश्रण पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है, जिसके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी प्राप्ति हेतु अत्यधिक संसाधनों का दोहन होता है, जिससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ऐसे में इथेनॉल जो है CO2, CO एवं मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। अब ये देखिए बिजली उत्पादन में हम लोग जो है विश्व में तीसरे स्थान पर हैं और बिजली बनाने के लिए कोयला या और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसे में क्या होता है, उससे बड़ी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होती है। चाहे आप मोटर गाड़ी ले लें, बिजली उत्पादन ले लें, रेल इंजन तो खैर अब इलेक्ट्रिक हो रहा है, लगभग अप्रॉक्स हो चुका है, जिसका लक्ष्य भी जो है विद्युतीकृत करने का रखा गया है।
2023 तक में। लेकिन जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारे संसाधनों का बहुत बड़ा अमाउंट जो है यूज़ हो जाता है। इस यूज हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ऐसे केस में जब इसका हम लोग यूज करने लगेंगे तो क्या होगा कि यह CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन को भी यह कम कर देगा। आगे देखते हैं। बात करें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तो कहता है कि इथेनॉल सम्मिश्रण नीति 2003 में सरकार के द्वारा लाया गया था। वर्तमान में देश में पेट्रोलियम में सामान्य रूप से 10% इथेनॉल का मिश्रण है, जिसे कि 2025 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी 10% ही है, 2025 तक इसको जो है 20% का लक्ष्य रखा गया है। हो सकता है पीटी में सवाल आपसे पूछ देगा। आगे कहता है इसके अलावा चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इथेनॉल को वर्गीकृत करके रखा गया है अलग अलग विभागों में। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अभी हम लोग 10% का ही यूज कर रहे हैं। 25 तक जो है 2025 तक इसको 20% का लक्ष्य रखा गया है और इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए जो है चीनी मिल को जो है सब्सिडी का भी प्रावधान कर दिया गया है कि आप इसका उत्पादन करिए, सब्सिडी लीजिए। इस चक्कर में क्या होगा कि मिल जो है ये अधिक से अधिक इथेनॉल का उत्पादन करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा देखिए इथेनॉल को जो है अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो है हर एक टाइप का क्या यूज हो सकता है वो पता चल सके, उसके लिए जो है उस पर अनुसंधान इत्यादि किए जा रहे हैं, है ना। इथेनॉल को वर्गीकृत किया गया है ताकि इथेनॉल दक्षता में अनुसंधान हो और उसका उत्पादन कैसे सरल हो सके ये सब पता लगाया जा सके। इसके अलावा इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो एथेनॉल पर GST जो है ये घटा करके 18% से 5% कर दिया है। तो ये सारे सरकार के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। बात करेंगे बिहार इथेनॉल हब, तो कहता है कि हाल ही में बिहार सरकार नई इथेनॉल उत्पादन में प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। बिहार कहता है देश में 5वां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य है। ध्यान रखिएगा, सवाल पीटी में बन सकता है, कैवां नंबर है तो ध्यान रखना है 5वां। कहता है चूंकि गन्ना एवं चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य होने के कारण वर्तमान में बिहार में 12 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है तथा राज्य का लक्ष्य जो है ये 50 मिलियन टन इथेनॉल उत्पादन करना है। अपने राज्य में देखिए जो है आप समझ सकते हैं गन्ना एवं चावल में जो है बिहार एक प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में जो है अपना स्थान रखता है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश या पंजाब या चावल में पश्चिम बंगाल ये सब अग्रणी राज्य हैं, लेकिन बिहार में भी मुख्य रूप से इनकी खेती होती है। ऐसे में जो है इसको वर्तमान में जो हो रहा है 12 मिलियन, इसको बढ़ा करके 50 मिलियन का भी लक्ष्य रखा गया है। देखिए अब यहाँ बात करेंगे इसकी चुनौती से पहले, एक थोड़ा सा ये चुनौती लास्ट में लिखना था लेकिन ये पहले लिखा गया है, लेकिन आगे बात कर लेते हैं, फिर चुनौती पर हम लोग बात करेंगे। अब जानेंगे कि बिहार में इथेनॉल हब का क्या लाभ हो सकता है, क्या महत्व है। कहता है देखिए कि देश की ईंधन जरूरतों को पूरा करने हेतु तथा उद्योगों में विकास एवं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति की घोषणा की। इसी क्रम में सरकार द्वारा पूर्णिया में 105 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, पूर्णिया में। आगे कहता है कि यह संयंत्र जो पूर्णिया में स्थापित हुआ है पर्यावरण के अनुकूल है, जिसे कि भारत सरकार और 2021 में घोषित बिहार सरकार की इथेनॉल प्रोत्साहन नीतियों के तहत स्थापित किया गया है। क्लियर है। कहता है कि संयंत्रों द्वारा चावल की भूसी लगभग 130 टन, मक्का एवं चावल 150 टन ये जो है किसानों से खरीदा जाएगा, जिससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और जो किसानों को बेचने में समस्या आती है अब उन्हें ऐसी समस्या नहीं आएगी, डायरेक्ट जो है उनसे खरीद लिया जाएगा और लाभ उनके हाथों में चले जाएगा। तो इस प्रकार जो बिचौलिए जो दलाली खाते हैं वो उनके ऊपर भी जो है एक चोट होगा और किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। आगे कहता है, अब देखिए यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है लेकिन होगा क्या कि सरकार या इथेनॉल की जो कंपनियां हैं, जो संयंत्र होंगे वो क्या करेगा, तो आप समझ लीजिए टेंडर निकाल देगा। अब उस टेंडर में फिर दलाल घुस जाएंगे। मेन दिक्कत तो यहाँ हो जाता है। कहता है
साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से हो रहे फसलों की बर्बादी में भी कमी आएगी। तो ये सब महत्व के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। अब देखिए क्या है ना कि जब अपना सिस्टम में ही घुसखोर लोग बैठा हुआ है तो किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट हो ये काफ़ी शंकादेह हो जाता है कि ये हाँ ऐसा हो ही जा पाएगा। क्योंकि देखिए ना अब 64 वाला बंदा सब जो है किस तरह से घुसा हुआ था, ये तो एक तो पकड़ाया, भगवान जाने क्या वो होगा। अब उसके हाथ में अगर कोई चीज़ नीति निर्माण आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह से नीति बनाएगा। खैर हम लोग जैसे गरीब आदमी, आम आदमी का काम क्या है कि अपना मेहनत करते जाना जब तक जो है एज ख़त्म नहीं हो जाए, बाकी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर चलिए, क्या कहता है कि जो कंपनियां हैं वो चावल की भूसी, मक्का एवं चावल ये सब किसानों से खरीदेंगे, जिससे किसानों की आय में जो है वृद्धि होगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से जो फसलों की बर्बादी होती है, कहीं पर मान लीजिए भीषण बाढ़ आ गया है ना, तो फसल बर्बाद हो गए, उनमें भी कमी आएगी। इसके अलावा फैक्ट्री जो है इन अपने कचरे से संसाधित उप उत्पाद के रूप में 27 टन सूखा अनाज का भी उत्पादन करेगा। मतलब किसानों से जैसे मान लेते हैं कंपनियां ने कुछ लिया, फिर उससे जो है कंपनियों ने इथेनॉल उत्पादन किया और उसका जो वेस्ट होगा वह भी जो है यूज के लायक होगा। और वो क्या यूज होगा उसका, तो लगभग जो है ऐसा माना जा रहा है कि 27 टन सूखा अनाज का उत्पादन होगा। और इस अनाज का उपयोग डेयरी उद्योग में होगा। पोल्ट्री किसानों को ये जो है काफ़ी कम दाम पर दे दिया जाएगा और फिर जो है आप कह सकते हैं रिसाइकिल होकर फिर जो है वो किसानों तक ही पहुंच जाएगा। पोल्ट्री उद्योग में जैसे आप समझ सकते हैं चारा के रूप में उसका यूज हो जाएगा। कहता है कि तेल विपणन कंपनियों ने आने वाले दिनों में इथेनॉल के प्रतिदिन 1080 किलोलीटर उत्पादन की स्वीकृति क्षमता वाली 17 इकाइयों के साथ समझौता किया है। पर डे जो है 1080 जो है किलोलीटर जो है इसके लिए 17 इकाइयों के साथ समझौता किया है तेल कंपनी ने। कहता है इन इकाइयों में जो है पूर्णिया में 1 इकाई जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, गोपालगंज में 2 और भोजपुर में 1, ये तीनों इकाई मतलब ये सारी इकाई जो है कार्यरत है। और भी जो इकाइयाँ रेस्ट बची रह गई उनमें बहुत जल्द ही जो है कार्यक्रम या काम शुरू हो जाएगा। कहता है कि तेल कंपनियों के द्वारा बिहार को 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का लक्ष्य मिला है। कि तेल कंपनियों ने बिहार को इतना लक्ष्य दिया है कि इतना आप दीजिए। हालांकि देखिए बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 172 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है। अब देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है ये, लेकिन फ़िलहाल में जो है 36 करोड़ का ही टेंडर आप कह सकते हैं मिला हुआ है। आगे कहता है कि निवेशकों के प्रस्ताव एवं राज्य हित को देखते हुए जो है राज्य में बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली, हवाई संपर्क, राजमार्ग, गलियारा इत्यादि इन सभी चीज़ों को विकसित किया जा रहा है। तो इस नीति से क्या होगा कि आखिर राज्य में कोई निवेश करता है तो उसको हर चीज़ देख के वह निवेश करेगा। उसके लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए कि वहाँ से अपना माल जो है वहाँ से पर्याप्त मात्रा में दूसरे जगह पहुँचा सके, है ना। तो इस चक्कर में बिहार सरकार के द्वारा जो भी बुनियादी संरचना है उसको ठीक किया जा रहा है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें अगर ठीक हो रही हैं, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं हवाई जहाज एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली सुधर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है बिहार का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। कहता है ताकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है उत्पादों का निर्यात जो है सुलभ हो सके। किसी अगर निवेशक को आप पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो आपके पास क्यों आएगा। कहता है सरकार द्वारा किए गए प्रयास से प्रत्यक्ष रोजगार एवं अन्य लोगों के लिए कमाई के अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो ये बिहार में जो है इसका ये महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आइए उन चुनौतियों को देख लेते हैं। चुनौतियों के अंतर्गत बात करें तो कहता है कि बिहार को इथेनॉल हब बनाने तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न चुनौतियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं। क्या है, इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्या है। क्योंकि देखिए भूमि जो है जिस हिसाब से निवेशकों को जो मतलब मिलना चाहिए उसके मुकाबले ये थोड़ी महंगी साबित हो जाती है। लगभग 1 हेक्टेयर का ही लगभग 25 करोड़ पड़ जाता है और इसको स्थापित करने में मिनिमम 2 से 2.5 हेक्टेयर की आवश्यकता है, तो बड़ा अमाउंट भूमि में ही चले जाएगा। आगे कहता है कि अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति हेतु गन्ना उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे क्या होगा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा जो है बाधित हो सकता है।
अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि इसके उत्पादन हेतु, गन्ना के उत्पादन हेतु सब्सिडी का भी प्रावधान कर दिया गया है। अब जो है लोग सोचेंगे कि चलो सब्सिडी मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का जो है उत्पादन किया जाए और कंपनियां जो है एक बार में समुचित उनका माल उठा लेगी, तो इस चक्कर में जो हमारा खाद्य है वो कहीं कम ना पड़ जाए। आगे बात करते हैं। कहता है कि वर्तमान में इथेनॉल की विघटित आपूर्ति श्रृंखला का होना, कि अब जो लक्ष्य आपको फ़िलहाल जो टेंडर जितना का मिला हुआ है 36 करोड़ लीटर सालाना, उसमें भी जो है आप उसको पूरा करने में बहुत सारी बेसिक जो है ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाने के कारण ये जो है ये सीरीज़ टूट जा रहा है। नेक्स्ट है कि निवेशकों को निवेश पर 15% जो है सरकारी सब्सिडी, जो कि लगभग 5 करोड़ के लगभग होता है, ये दिया जाएगा बिहार में। लेकिन अन्य राज्यों की अगर बात करें तो यह जो सब्सिडी है बिहार से कहीं ज़्यादा है, तो हो सकता है कि निवेशक बिहार न जाकर के दूसरे अन्य राज्यों में जो है निवेश के लिए इच्छुक हो जाएं, तो यह कहीं ना कहीं जो है राज्य का लक्ष्य इससे प्रभावित हो सकता है। आगे कहता है कि इथेनॉल इकाइयों के लिए समयबद्ध तरीके से लाइसेंस जारी करना इत्यादि हेतु लाल फीताशाही को कम करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि सबसे बेसी घूसखोर तो यहीं पर पड़ा हुआ है। तो ये सब प्रमुख चैलेंजेस हैं। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, वो तो हम लोगों ने यहाँ देख ही लिया, ये कितना कैसा रिजल्ट देता है। बाकी इसमें देखिए जो भी नए इम्पोर्टेंट अपडेट आएंगे उसको हम लोग जो है उसको भी देख लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर से वही बात है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और 100 लाइक्स तक पहुंचाइए। अभी तक एक भी वीडियो जो है आप 100 लाइक्स तक आप लोग नहीं पहुंचाए हैं, जल्दी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।